वेलकम टू माय चैनल प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। हाय गाइस, आज से हम लोग रीजनिंग का बैच स्टार्ट किए हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि रीजनिंग का वीडियो हम छोटा छोटा अपलोड करते रहेंगे, तो प्लीज़ करके अगर आप देखेंगे तो ज़रूर इसका बेनिफिट आप उठाइए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, प्लीज़ करके आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग वीडियो को छोटा छोटा वीडियो बना के हम लोग अपलोड इस तरह से करते रहेंगे, ठीक है ना। और आज हम लोग सबसे जो पहली क्लास लिए हैं, एनालॉजी स्पेशल सेशन उठाए हैं। देखिए, हम लोग एनालॉजी जानेंगे कि एनालॉजी रीजनिंग में एनालॉजी का मतलब क्या होता है, और एनालॉजी का कितने टाइप से क्वेश्चन बनता है, और एनालॉजी के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे। और आज हम लोग एनालॉजी का ऐसा सेशन करेंगे कि आज के बाद आपको एनालॉजी से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम लोग रेलवे एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो वेटेज है वो 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है ना। और अगर एसएससी की बात करें तो उसमें भी ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे और एसएससी का सेम वेटेज है, तो हम सोचें कि ऐसा क्वेश्चन क्यों ना उठाए कि जिसका वेटेज अच्छा हो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जब करेंगे तो उसके बाद हम लोग आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिससे आपको बहुत ही डर लगता है, सीलॉग को ख़त्म करेंगे हम यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो सीलॉग भी हम पढ़ाएंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। इसी तरह से वीडियो को करना क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस होगा उसका, जितने भी स्टेटमेंट होगा, सारा क्वेश्चन और स्टेटमेंट को बस टाइपिंग करवा लेना है, और टाइपिंग करवाने के बाद करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आज का जो पहला सेशन है वो है आपका एनालॉजी से रिलेटेड। तो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं एनालॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, तो एनालॉजी का मतलब होता है समानता या सदृशता कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि एनालॉजी से रिलेटेड कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो हम मेरे हिसाब से एनालॉजी से रिलेटेड केवल 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। केवल 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, लेटर दिया रहेगा और लेटर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा टाइप आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और तीसरा आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये तीनों टाइप को यदि हम कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर जो सिलेक्शन के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो 3 से 4 नंबर आप ला सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्या देखें आप, एनालॉजी से केवल 3 तरह का क्वेश्चंस बनता है। एक लेटर बेस्ड क्वेश्चंस, एक नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, एक आपका वर्ड बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल लें, आपके मन में चल रहा होगा कि सर लेटर बेस्ड एग्जांपल क्या हो सकता है। तो देखिए, हम जो एग्जांपल लिए हैं लेटर बेस्ड एग्जांपल, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है लेटर बेस्ड एग्जांपल। तो लेटर बेस्ड एग्जांपल कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे सी का मतलब एक्स लिख दिया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा रहा है कि क्यू का मतलब क्या होगा बताइए। तो देखिए, अगर सी का मतलब एक्स है तो क्यू का मतलब क्या होगा, मतलब आपको समानता ढूंढना है कि सी से एक्स जिस तरह से भी लिखा गया होगा उसी तरह क्यू से उसका। वैसे तो देखिए, इसमें होता क्या है कि आपके पकड़ने से नहीं हो, एग्जामिनर के लॉजिक को पकड़ना होगा कि एग्जामिनर ने क्या लॉजिक दिया है, वही लॉजिक आपको ढूंढना होगा वहाँ पे। अपना लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको हूबहू एग्जामिनर का लॉजिक पकड़ना होगा। तो एग्जामिनर का लॉजिक कैसे पकड़ेंगे, ऑप्शन से। तो फिलहाल यहाँ अगर ध्यान से देखें, सी का मतलब एक्स है, इसका मतलब कहीं उल्टा भी तो है। जी हाँ, सी का जस्ट अपोजिट एक्स क्या है, अपोजिट लेटर है, तो क्यू का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे क्यू का होता है 17, ठीक है ना, क्यू का होता है 17। तो आप इधर से ढूंढ सकते हैं कि 27 में जब 17 घटाएंगे 10, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा। बहुत आसान बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेटर बेस्ड क्वेश्चन आज आपसे, सॉरी क्या हो गया, इस सॉरी इस तरीके से लेटर बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस बनता है। वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, फिलहाल हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे आता है। तो पहली बात तो आप देख लिए कि लेटर बेस्ड एनालॉजी कैसे पूछा जाता है। अब
अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, नेक्स्ट पेज 2 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग टाइपिंग किए हैं, थोड़ा मेहनत तो लगा है, ठीक है ना। तो आइए आज अब हम लोग नंबर बेस्ड एनालॉजी का एग्जांपल्स जानते हैं कि नंबर बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चंस कैसे बनता है। पहले लेटर बेस्ड एनालॉजी कुछ भी नहीं, हम लोग एग्जांपल लेके जरा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन तो हम लोग करते रहेंगे ना। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चलो भाई ये क्या हो गया, चलिए हाँ, नंबर बेस्ड नो, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि 8 का मतलब यहाँ पे 9 है, और तो 64 का यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है वही आपको ढूंढना है। यहाँ पे 64 का मतलब क्या हो, तो सबसे पहले अच्छा इसका एक काम करते हैं, इसका एक ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। लीजिए ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं आपके सामने। क्या दे दें, एक मिनट, चलिए 125, क्या एक सेकेंड, चलिए ऑप्शन नंबर 1 दे देते हैं 125, बी नंबर 25, सी नंबर 217, ठीक है ना, डी नंबर 316, 316 समझिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 125 है, बी नंबर 25 है, सी नंबर 217 है, और डी नंबर 316 है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर के लॉजिक को आपको पकड़ना होगा। अब देखिए 8 का मतलब 9, आप कहेंगे कि चलो भाई 8 में 9 यानी 1 बढ़ गया, तो इधर आपका 64 में 1 बढ़ जाएगा 65, तो आपका लॉजिक के अनुसार 65 आ रहा है, और ऑप्शन में तो 65 है नहीं। दूसरा लॉजिक आपका क्या काम करेगा कि ये, चलिए दूसरा लॉजिक आपका क्या काम करेगा कि ये 2 का क्यूब है, चलिए दूसरा लॉजिक ये 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो उस तरह से ये क्या है, 4 का, देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब है, ठीक है ना, ये 4 का क्यूब है। अगर ये 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 125। क्या इस लॉजिक के अनुसार ऑप्शन आ रहा है? जी हाँ, इस लॉजिक के अनुसार आंसर आ रहा है क्या, 25 आ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, 25 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लॉजिक ढूंढना होगा नंबर बेस्ड एनालॉजी में। और जब कभी नंबर बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको देखिए सबसे पहला नंबर स्क्वायर और क्यूब का, ये अच्छी तरीके से स्क्वायर और क्यूब सबका याद होना चाहिए। बहुत ही नॉर्मल बात है, स्क्वायर क्यूब तो आज कल किनको नहीं याद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल, वर्ड बेस्ड एग्जाम्पल्स कैसे हो सकता है सर, ठीक है ना। वर्ड बेस्ड एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर ले तो फ़ायदा है। चलिए वर्ड बेस्ड एग्जाम्पल कैसे है, देखिए जैसे बांग्लादेश का मतलब टका लिखा गया है ना, तो आपसे पूछा गया इराक का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल बात है कि बांग्लादेश को आपने टका लिखा, तो इराक का मतलब क्या होगा बताइए। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पे क्या है, जीके वाली बात है, जीके अच्छी होनी चाहिए, और कम से कम देखिए कैपिटल करेंसी ना, कंट्री कैपिटल करेंसी यानी CCC, ठीक है ना, कंट्री कैपिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तब आप एनालॉजी में, वर्ड बेस्ड एनालॉजी करने में आपको अच्छा रहेगा। और बहुत सारे खेल का आपका नेशनल गेम भी याद होना चाहिए, और बहुत सारे गेम में कितने प्लेयर्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ करके आप लोग जब एनालॉजी, जब रीजनिंग बना रहे होते, तो इससे आपका जीके भी मजबूत होता है। तो पहले अगर आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले जितने भी खेल हैं और किस खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं ये भी पता कर लेना है, ठीक है ना। और देखिए जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उसका आपको नेशनल गेम भी याद कर लेना है, और उसके नेशनल बर्ड्स भी अगर पता हो सके तो आप याद कर लीजिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्री है उसका आप कैपिटल करेंसी ये पता कर लीजिए,
तो मेरे ख्याल से वर्ड एनालॉजी आपका मिस नहीं हो सकता है, आप ज़रूर बना लेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लेंगे, देखिए जितना भी बोल रहे हैं वो बातें आपको करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे बात है कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड है, वैसा क्वेश्चन हम लोग लिए हैं तो उस समय हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखिए वर्ड बेस्ड एनालॉजी में क्या क्वेश्चन है। बांग्लादेश का मतलब टका है तो इराक का मतलब क्या होगा, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का जो करेंसी है वो टका है, तो इराक का करेंसी क्या होगा, ठीक है ना। तो जानकारी के लिए बता देते हैं, इराक का जो करेंसी होगा वो आपका क्या होगा, दिनार होगा। क्या होगा, दिनार होगा, याद रख लीजिएगा, दिनार होगा, ठीक है ना, दिनार होगा। इराक का करेंसी क्या होगा, दिनार होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी बांग्लादेश का टका हो गया तो इराक का दिनार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग टाइप 1 कह सकते हो। चलिए, ये टाइप लिखवाए नहीं थे, टाइप 1 समझिएगा, ठीक है। टाइप 1 कर रहे हैं, तो टाइप 1 में जो पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कबड्डी में 7 प्लेयर है, ठीक है ना। ओहो, चलिए क्या हो गया, कबड्डी का मतलब यहाँ पे देखिए 7 लिखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बास्केटबॉल का मतलब क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन इसको ठीक कर लें, ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, चलो ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो बात नहीं, एक ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 8 है, इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका 8 है, इस बात का ख्याल रखिए। तो यहाँ पे देखिए कबड्डी का मतलब क्या लिखा हो गया है, 7। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बास्केटबॉल का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज क्या होगा आंसर, तो आपको पता होना चाहिए कबड्डी में प्लेयर्स की जो संख्या होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है ना। तो कबड्डी में अगर 7 होता है तो बास्केटबॉल में कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब बास्केटबॉल में अभी तुरंत बता रहे थे जितने भी खेल हैं उनमें कितने कितने प्लेयर हैं, ये भी आपको याद होना ज़रूरी है। तो अब बताइए, आप गैसिंग कीजिए, 5 होता है कि 6 होता है कि 9 होता है, ठीक है ना। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होता है, आप ये बताइए। तो देखिए जान लीजिए, बास्केटबॉल एक छोटे से कोर्ट में खेला जाता है। तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 5 होता है, ठीक है ना। अब अगर यहीं पे हम कहें, अगर यहीं पे लिख देता बेसबॉल, ठीक है ना, अगर यहीं पे बेसबॉल रहता तो आप बताइए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, बेसबॉल बड़े से ग्राउंड में खेला जाता है, और सबको पता होगा कि बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है, यानी अगर बेसबॉल होता तो 9 होता आपका आंसर, ठीक है ना। आपको कितना होता है, 9 होता है आंसर। तो इस तरीके से जितने भी प्लेयर खेल है उनके प्लेयर्स भी आपको याद होना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 उसी में है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा सा इसको कम जूम ही करेंगे तो सब आ जाएगा। चलिए कम जूम क्या करेंगे, इसको फिर भी नहीं आ रहा। चलिए आगे कम जूम कर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कथक यूपी, तो कथक कली क्या होगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसके साथ साथ लोक नृत्य भी आपको, और जो भी लोक नृत्य है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तब काम आपका बनेगा। तो कथक आपको पता होगा कि यूपी का है ना, और कथक से पंडित बिरजू महाराज ना, पंडित बिरजू महाराज जी बहुत फेमस है, ये सबको पता होना चाहिए। बिरजू महाराज जी कथक से बहुत फेमस है। तो कथक जो है यूपी का लोक नृत्य है। तो कथक कली कहाँ का है, तो याद रखिएगा कथक कली जो है दोस्तों वो केरला का है, ठीक है ना। और ये कथक कली जो है ना ज़्यादा मेकअप और कॉस्ट्यूम के लिए बहुत फेमस होते हैं, ठीक है ना। एक स्टोरी प्ले है ये, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा आपका, केरला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए
थोड़ा सा और इसको कंज्यूम करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एफिल टावर कहाँ होगा। तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से अभी भी तुरंत याद आ गया, आप बताइए, आखिर ये तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में है, तो आपसे पूछा जाए कि एफिल टावर कहाँ है, तो आप हमको बताइए स्टेच्यू ऑफ जो लिबर्टी है वो न्यूयॉर्क को किसने दिया, ठीक है ना, वो गिफ्ट में दिया गया है दोस्तों। वो जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है वो गिफ्ट में दिया गया है, तो आखिर ये गिफ्ट में किसने दिया, अगर कोई दोस्त बचा सकते हैं, सॉरी, अगर कोई दोस्त बता सकते हैं तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। जब अगले वीडियो में आएंगे तो हम इसका आंसर देंगे। अगर कहीं से भी आपको पता लग रहा है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो गिफ्ट में न्यूयॉर्क को किसने दिया, ठीक है ना, तो कोई भी भाई ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन हमारा ये है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क से रिलेटेड है, उसी तरह एफिल टावर जो है आपका वो कहाँ है, फ्रांस में है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, फ्रांस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका जेनेवा से रिलेटेड कर रहा है, तो पूछ रहा है आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, उसका जो हेड क्वार्टर है उसका आप कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। उसी प्रकार आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, सबको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है उसका कहाँ है, दुबई में, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ड एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको 3 टाइप है और हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप आराम से देख भी सकते हो, 3 टाइप 3 वीडियो, ठीक है ना। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अच्छा चलो, तो ऑप्शन उधर वाला ही है, चलो भाई उठ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है साउथ कोरिया का मतलब सियोल है, तो नॉर्थ कोरिया का मतलब क्या होगा। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया सियोल, ठीक है ना, साउथ कोरिया सियोल, तो नॉर्थ कोरिया क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ओस्लो। क्यों हो रहा है भाई, हाँ क्यों हो रहा है भाई इससे। चलिए देखिए, साउथ कोरिया का सियोल है, तो नॉर्थ कोरिया का क्या होगा। देखिए, साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है, तो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है आपको याद होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाह है, तानाशाही शासन चलते हैं। एक तानाशाह है जिसको नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर कहा जाता है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का नाम, ठीक है ना। तो किनको किनको पता है, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए हाथ खड़ा नहीं कर सकते हैं ना, हम बता देते हैं, उनका नाम है किम जोंग उन, लिख भी देते हैं, किम जोंग उन, ठीक है ना। ये है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का नाम, ठीक है ना। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है साउथ कोरिया का मतलब सियोल है, तो नॉर्थ कोरिया का मतलब क्या होगा। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है दोस्तों वो सियोल में है, उसका सियोल पड़ता है, तो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बनता है वर्ड एनालॉजी से, तो याद रखिएगा, जब दोस्तों इस टाइप से आप जान लेते हैं करना और फिर आप बुक पे बैठिए, बहुत ही आसानी से आप सरलता से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पे आइए, देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लिए, वैसे भी हम क्वेश्चन में भी बहुत सारे कलर लिए हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी सॉइल है, तो हिस्टोलॉजी क्या होगा। तो गाइज आपको पता होगा कि जो सॉइल है इसका स्टडी का जो ब्रांच होता है वो पेडोलॉजी में करते हैं। यानी पेडोलॉजी का मतलब होता है मिट्टियों का अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ सॉइल,
ठीक है ना। यानी सॉइल के बारे में जानते हैं तो उस ब्रांच को अब पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बात आपको इधर से भी याद होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लास्ट में हम दिए हैं कि कुछ चीज़ें को अगर आप याद करते तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और अगले वीडियो में भी वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए ज़रूर देंगे, जिससे कि चाहे कितना भी ख़राब से ख़राब क्वेश्चन क्यों ना हो आप बना सकते हो। तो आपको पता होगा, ये तो बहुत आसान सी बात है, पेडोलॉजी जिसमें हम लोग मिट्टियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो देखिए हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू यानी उत्तकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, उत्तक विज्ञान। हिस्टोलॉजी में हम लोग उत्तकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा सा आ जाइए और 7 पढ़िए। 7 है डॉक्टर हॉस्पिटल। तो एक्टर क्या होगा? तो एक्टर क्या होगा? जैसे कि आपको पता होगा कि डॉक्टर का काम है हॉस्पिटल में, ठीक है ना। डॉक्टर कहाँ मिलेंगे आपको? डॉक्टर मिलेंगे आपको हॉस्पिटल में। तो आपको एक्टर कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, एक्टर कहाँ मिलेंगे गाइस? तो ऑप्शन नंबर ए, थिएटर या स्टेज या साइट या पिच। तो आपको ये कहाँ मिलेंगे एक्टर? तो कुछ दोस्तों के मन में ये ज़रूर गुजरा होगा कि एक्टर तो थिएटर में मिलेंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे वहाँ पे एक्टर मिलेगा, लेकिन आप गलत सोचते हैं। एक्टर आपको स्टेज पे मिलेंगे। जो बंदा स्टेज पे अभी चढ़ा हुआ है वही आपके सामने वो क्या है? एक्टर है, ठीक है ना। तो एक्टर आपको कहाँ मिलेंगे? स्टेज पे मिलेंगे। तो गलती नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं आपके सामने। थोड़ा सा क्या क्या थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हाइड्रोफोबिया वाटर। मतलब याद रखिएगा कि जो बंदा वाटर से डरता है ना, ठीक है ना, जो बंदा वाटर से डरता है उसे हाइड्रोफोबिया के अंदर रखते हैं। तो आखिर साइनोफोबिया के अंदर किसको रखोगे? तो याद रखिएगा जो बंदा कुत्ते से, जिनको कुत्ते से डर लग रहा होगा, डॉग से, कुत्ते से डर लग रहा होगा, उसको कहते हैं साइनोफोबिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है एनीमोमीटर विंड, ठीक है ना। एनीमोमीटर विंड यानी हवा की जो शक्ति मापी जाती है। विंड मतलब होता है वही हवा, ठीक है ना, तूफान वाला हवा। तो हवा की जो शक्ति मापते हैं वो किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। तो सवाल ये है कि थर्मोमीटर से आप किसको मेजर करेंगे? एनीमोमीटर से तो आप विंड यानी हवा को मापते हो, तो थर्मोमीटर से किसको मापेंगे? ह्यूमिडिटी को? एकदम नहीं। टेम्परेचर को? जी हाँ, थर्मोमीटर से किसको मापेंगे? टेम्परेचर को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 10 अभी बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या है गाइस, देखिए। और ये आखिरी क्वेश्चन है कि अब आपके सामने कितना भी क्वेश्चन ले ले कोई फ़ायदा नहीं। अब जो है इस तरीके से समझ लिए कि वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक आप बुक पे बैठ के आप खुद से प्रिपेयर कीजिए, यही में आपका भलाई है, ठीक है ना। तो फिर भी कोई बात नहीं, ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में हम कुछ दिए भी आपको होमवर्क, वो आप करके रखिएगा। कल हम आप लोगों से सुनेंगे तो बड़ी मार लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई इंसेक्ट। तो वेल क्या? देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो बटरफ्लाई इंसेक्ट यहाँ पे फूल का नाम से रिलेटेड है, समझ रहे हैं, संघ के नाम से रिलेटेड कि कौन किस संघ में आ रहा है। जैसे जितने भी मैन और मैन हम लोग, जितने भी मनुष्य हैं हम लोग किसके अंदर आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं। जितने भी स्नैक्स हैं, रेप्टा सांप है, जितने भी आए हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फ्रॉग हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे? आपका एम्फीबियस के अंदर आएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई एक तरह से क्या है भाई? बटरफ्लाई एक तरह से क्या है? इंसेक्ट, ठीक है ना। बटरफ्लाई क्या है? इंसेक्ट है। उसी तरह की से व्हेल क्या है?
सबको पता होगा व्हेल मैमल है भाई, मैमल, ठीक है ना। व्हेल क्या है, स्तनपायी यानी मैमल है, ठीक है ना। तो चलिए वेरी गुड, आज 10 क्वेश्चन हम लोग कवर किए केबल और केबल वर्ड एनोलॉजी से रिलेटेड। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मायने नहीं है, आगे जो चीज़ दिए हैं वो चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए गाइस हम आगे क्या दिए हैं, यहाँ पे देखो। अभी जो हम लोग टाइप 1 कवर कर रहे थे वो टाइप 1 कहीं और से नहीं ला रहे थे, यही से ला रहे थे। देखो एक क्वेश्चन दिए थे डॉक्टर का मतलब हॉस्पिटल, तो वहाँ पे आपसे दे सकता था इंजीनियर का मतलब क्या होगा, तो आप बताते साइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, और अगर आप ये याद रख सकते हो कि वर्ड में किसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, चाहे आप कितना क्वेश्चन करो कर सकते हो, ठीक है ना। तो आओ हम होमवर्क दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस करके 10-20 वर्ड है जो आपको याद रखना है। अगर आप याद रख लेते हो तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। देखिए ये गाइस टाइप 1 है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या है, जो हम लोग अभी वर्ड एनोलॉजी किए हैं वही वर्ड एनोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद रखना है जो हम क्वेश्चन करवाए हैं। आखिर कैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आप भी इसको याद कर लेंगे तो आप भी इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखिए ए नंबर है आपका वर्कर और वर्किंग प्लेस, यानी कुछ कोई भी वर्कर होते हैं उसका कुछ ना कुछ वर्किंग प्लेस होता है। जैसे कोई भी टीचर कहाँ पढ़ा, कोई भी टीचर का क्या हो सकता है वर्किंग, कहाँ वो पढ़ा सकता है, आप स्कूल होगा, कॉलेज होगा, कहीं ना कहीं वो पढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखिए जैसे डॉक्टर है, पहला डॉक्टर है, तो डॉक्टर आपको कहाँ, डॉक्टर का वर्किंग प्लेस कहाँ है, हॉस्पिटल है, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन भी किया, इंजीनियर है, तो इंजीनियर कहाँ वर्किंग करेंगे, अपने साइट पे जाके वर्किंग करेंगे ना। वो नाप नाप मेजरमेंट जो भी कुछ भी करेंगे, जो भी कुछ निकालेंगे वो कहाँ पे निकालेंगे, वो अपने साइट पे जाके निकालेंगे। तो याद रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आता है, दे देगा आपको डॉक्टर का मतलब हॉस्पिटल, तो इंजीनियर का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे साइट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना कि डॉक्टर का वर्किंग प्लेस हॉस्पिटल है, इंजीनियर का वर्किंग प्लेस क्या है, साइट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसी तरह क्या देखिए पायलट है। अब देखिए वहाँ पे अगर पायलट दे, डॉक्टर हॉस्पिटल दे देता, पायलट दे देता तो क्या लेते, पायलट देता था आप कॉकपिट लेते, क्योंकि पायलट कहाँ काम करेगा, पायलट कॉकपिट में काम करेगा, जहाँ से वो एरोप्लेन को उड़ाता है, जिसके अंदर वो रहता है वो कॉकपिट टाइप का बना, मतलब जिसमें वो थोड़ा सा बंद रहता है, जैसे बस देखे होंगे, बस में केबिन तरह का पूरा इस तरह से लगा हुआ रहता है, उसी तरह से वो लगा हुआ होता है, उसको हम लोग कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है ना। एक्टर देखिए अभी एक क्वेश्चन किए थे ना, कि क्वेश्चन किए थे डॉक्टर का मतलब हॉस्पिटल, तो एक्टर का क्या होगा, स्टेज लिए थे ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए भाई, ये आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हम लोग 30-50 क्वेश्चन कर लिए, समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेज हो जाएगा, मतलब नहीं, एक्टर का वर्किंग प्लेस कहाँ, स्टेज, पायलट का वर्किंग प्लेस कहाँ, कॉकपिट, आर्टिस्ट का कहाँ, थिएटर में, ठीक है ना। आप देखिए थिएटर में जाते हैं तो आर्टिस्ट जो कलाकार लोग होते हैं अपना कलाकार दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, आप समझ गए। कुछ चीज़ें और याद रख सकते हो, अंपायर, अंपायर का वर्किंग प्लेस कहाँ होगा, पिच पे, वो पिच पे ही ना कुछ कर सकता है, कि बाहर में आपको कुछ कहेगा नहीं ना। चलिए अब देखिए कुछ वर्कर्स होते हैं तो उनका टूल होता है, टूल समझते हैं, उपकरण, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए हम ही टीचर हैं, हम लोग क्या यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए, चौक यूज कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं, तो हम लोग का कुछ टूल होता है, उपकरण होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वर्कर हो गया, तो वर्कर का टूल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है। जैसे डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर का मतलब स्टेथोस्कोप दे दिया, दैट मीन्स डॉक्टर का जो टूल है, जो उपकरण है वो क्या है, स्टेथोस्कोप है। तो आपसे पूछ देता टीचर का क्या होगा, आप कहते चौक होगा, ठीक है ना। चलिए छोटी सी बात है, आप याद रखिए, तो दोस्त तो बहुत आसानी होगा। टेलर, टेलर कहाँ काम, टेलर का जो होता है नीडल होता है ना, सुई, नीडल, सुई, सुई से तो सीता है। बार्बर जो होता है, सीजर्स, यानी जो सैलून वाले होते हैं, सीजर्स यानी कैंची की ज़रूरी है बेचारे को, तो फिर बाल कैसे काटेगा, ठीक है। जितने भी लेबर होते हैं उसको स्पेड यानी कुल्हाड़ियों की ज़रूरत होता है, जितने भी गार्डिनर होते हैं उसको हैरों की ज़रूरत होता है,
तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इतना ही था। तो ये जो भी था आपके सामने, जो भी 10 15 20 होमवर्क में दिए हैं, प्लीज़ करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। और जब आप इनको याद कर लीजिएगा तो कल जब इसका वीडियो बनाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे हम लोग इसका, जो भी होगा लेटर बेस्ड तो लेटर बेस्ड बना देंगे, नहीं तो नंबर बेस्ड बना देंगे, सॉरी चलिए नंबर बेस्ड ही इसका वीडियो बनाएंगे हम कल, ठीक है ना। तो प्लीज़ करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी याद करने दिया गया उसको याद कीजिए। और जो भी हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, प्लीज़ करके आप डेली पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ना छोड़ेंगे तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। घर में रहिए बट पढ़िए, खाली सोना नहीं है, ठीक है ना। ये वीडियो ये देखिए और बुक खोल के बैठिए और आराम से पढ़िए। ज़्यादा समय ऑनलाइन में बिताओगे तो फिर तो ऑनलाइन क्लास करते रह जाओ। सिर्फ देखना है और उसके बाद बुक पे बैठ के पढ़ना है। कि मोबाइल से आप, हमको पता है कि मोबाइल से आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हो, बहुत सारे मैसेज आते रहता है, ठीक है ना। इधर से मैसेज आएगा, उधर उसका कॉल आया, दीदी का, बुआ का, नानी का, बहुत बात है। तो प्लीज़ करके पढ़िए और उसको बुक पे जाके बनाइए, ठीक है ना। कोशिश यही करेंगे कि अधिक से अधिक चीज़ें, अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लिखने में चलो लिखा रहा है उल्टा पुल्टा, आपको पता नहीं चल रहा होगा, सारी चीज़ें हम लोग टाइपिंग कर लेंगे और टाइपिंग करके तो कोई दिक्कत नहीं है ना बताने में, लेकिन बताएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने दोस्तों में चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा शेयर करोगे और बहुत सारे दोस्त में फैलेगा तो थोड़ा जुनून पैदा होगा, जब जुनून पैदा होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे नए मित्र जुड़ते हैं, प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हम बनाएं आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे आगे मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू।